नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम रणनीति में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। लोकसभा चुनाव 2024 से देश की लगभग सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। कांग्रेस ने पार्टी का मैनिफेस्टो 5 अप्रैल को जारी किया था। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र 14 अप्रैल को यानी आज जारी कर दिया है। सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और विपक्ष कांग्रेस का घोषणा पत्र एक दूसरे से किस तरह अलग है? दरअसल बीजेपी के घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया है। कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 गारंटी दी है। बीजेपी के घोषणा पत्र में 20 से ज्यादा वादे किए गए हैं। कांग्रेस के 5 न्याय में हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय और नारी न्याय, श्रमिक न्याय के साथ युवा न्याय शामिल है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आम जनता को किस पार्टी के घोषणा पत्र पर ज्यादा विश्वास होता है और जनता इस बार किस पार्टी को वोट देगी, और ये देखने वाली बात होगी। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इस मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास है। तो वो आपको ग्राफिक्स जरिए बताते हैं। गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना 2029 तक देने का वादा किया गया, यानी अगले 5 साल तक ये योजना अनवरत जारी रहेगी। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का वादा किया गया है आज मोदी के संकल्प पत्र में। जन औषधि केंद्र पर 80% डिस्काउंट के साथ दवाएं मिलेंगी, ये भी बड़ा वादा किया गया है जनता से। और अगली जो बड़ी योजना है, मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए कर दी जाएगी। तीसरे टर्म्स में यदि मोदी सरकार बनती है तो ये मुद्रा योजना के तहत जो लोन की सीमा है वो 20 लाख कर दी जाएगी। गरीबों को 3 करोड़ घर अभी और दिए जाएंगे, यानी जो घर गरीबों को मिल चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उनके अलावा 3 करोड़ घर और दिए जाएंगे। पाइपलाइन के जरिए सस्ती रसोई गैस पहुंचाने का वादा भी आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस संकल्प पत्र में किया है। बिजली बिल जीरो करने के साथ बिजली से कमाई के अवसर देने का वायदा भी आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है कि दरअसल बिजली बिल जो है उनको जीरो कर दिया जाएगा और बिजली से भी कमाई आम नागरिक कर सकता है, ये बड़ा वादा किया गया है। तो ये बड़े वायदे मोदी के संकल्प पत्र में किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और बड़ी योजनाओं को लेकर के जिक्र किया गया है। जो योजनाएं चल रही हैं उसको आगे ले जाने की बात कही गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उस पर आगे और भी विस्तार करने की बात कही गई है। भाजपा के संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तुरंत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सरकार पहले ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। देश के लोगों का एम्बिशन, देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। हम गांव की पूरी अर्थव्यवस्था को संपूर्णता में देखते हैं, इसलिए खेती हो, पशुपालन हो, फिशरीज हो, सबको सशक्त कर रहे हैं। ये भाजपा ही है जो किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में हमारे पशुपालक भाई बहनों को, हमारे मछुआरे भाई बहनों को जोड़ा है। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ भी देश के तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना किस तरीके से संकल्प पत्र में उन्होंने क्या वायदे किए और किस तरीके से आगे की उनकी रणनीति है। अब विपक्ष का क्या कुछ कहना, जरा वो भी सुन लीजिए। देखिए, ये मैनिफेस्टो जो है ये मोदी जी की गारंटी का मैनिफेस्टो है, और कैसे 2047 तक विकसित भारत बनेगा और नागरिकों की जो उम्मीदें हैं उस पे हम कैसे खरे उतरेंगे, उसका ये रोड मैप है। और हमें पूरा यकीन है कि इस संकल्प पत्र के आने के बाद अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति का ये संकल्प पत्र है।
जिसको केवल कुछ लोगों ने बताया। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 15 लाख से ज्यादा सुझाव आए हैं। व्यक्तियों ने, संस्थाओं ने सुझाव दिए। सही अर्थों में ये जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा संकल्प पत्र है। जो गोलपोस्ट बदलने की जो बीमारी है ना, ये इस देश में कभी किसी सरकार को पहले नहीं है। अब 2047 पे पहुंच गए जनाब। पूछिए इनसे कि किसानों की आय दुगनी, जैसा कि अमिताभ दुबे जी बता रहे थे कि 2022 में करनी थी, अब उसका गोल पोस्ट भी बदल गया होगा। तो ये गोल पोस्ट बदलने जो 2014 में कहा, 19 में आपने न तो उसका कोई लेखा जोखा दिया, कोई अकाउंट नहीं दिया, कोई खाता बही सामने नहीं रखा। 19 में आपने नए जुमले, नए गोल पोस्ट के साथ रख दिए। 25% युवा बेरोजगार हैं, 45% फ्रेश ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। महंगाई अपनी चरम सीमा पे है। मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन पेट्रोल का दाम 75 रुपए से 100 रुपए पे पहुंच गया, डीजल का दाम 55 रुपए से 90 रुपए पे पहुंच गया, गैस के सिलेंडर का दाम 300 रुपए से 1200 रुपए पर पहुंच गया। आज एक आम परिवार के लिए घर चलाना लगभग असंभव हो गया। पार्टी के नेताओं की भी और उसके साथ ही विपक्ष के नेताओं की भी आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या कुछ खास है और क्या कुछ विपक्ष का कहना है। संदीप दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आशीष मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे सवाल, बड़े सवाल क्या है। संकल्प पत्र से बीजेपी की जीत क्या संभव है? और अगला बड़ा सवाल है, आपको बता दें कि मोदी की गारंटी पर क्या वोट मिलेंगे? क्या जनता कितना विश्वास करेगी मोदी की गारंटी पर? कांग्रेस के घोषणा पत्र में दम है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। कितना दम कांग्रेस घोषणा पत्र में है? राहुल की गारंटी को जनता नकारेगी या फिर नहीं? 2024 में बीजेपी क्या 400 पार हो पाएगी क्या? जो बड़ा दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हालांकि बीजेपी का दावा नहीं किया जा रहा, ये एनडीए का दावा किया जा रहा है कि एनडीए 400 पार होगी। भारतीय जनता पार्टी को 370 का दावा किया जा रहा है। मेहमानों का संपर्क करा दें आपसे। संदीप दुबे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आशीष मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रवि अरोड़ा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और आशीष मिश्रा जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। कहां खामी नजर आ रही है आपको इस घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी के? आशीष जी, आवाज आ रही है आपको? आशीष मिश्रा जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, मिश्रा जी को आवाज नहीं आ रही है। संदीप दुबे जी, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं घोषणा पत्र में महंगाई और बेरोजगारी का सबसे बड़ा, अभी आप सुन रहे होंगे आतिशी को और उसके पहले पवन खेड़ा जी को, वो साफ तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि महंगाई और जो वायदे किए गए थे उन वायदों को तो पूरा नहीं किया गया है और एक नया गोल पोस्ट कर दिया गया। योगेश जी, देखिए, महंगाई और बेरोजगारी का रोना विपक्ष रोता रहता है क्योंकि वो खुद बेरोजगार है और वो अपना रोजगार का अवसर तलाश रहा है। कहाँ बेरोजगारी है, कहाँ पे महंगाई है? जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, महंगाई है। चले जाइए हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस अपने स्टेट में अच्छा नहीं कर पाती, उसका भी ठीकरा जो है भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे छोड़ती है। आइए विषय पे बात कर लेते हैं क्योंकि मैं अपना समय जाया नहीं करना चाहता। आज देश के लिए एक गौरवशाली दिन है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और आज के दिन आज छठ भी है, तो पूर्वांचल के लोगों को छठ की भी बहुत बहुत बधाई हो। मैं संकल्प पत्र की अपनी बात करता हूँ। पहली बार हुआ है भारत के अंदर, भारत को भारतीय जनता पार्टी ने युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और किसान, इन सभी चारों समूहों को सशक्त करने के लिए अपनी घोषणा पत्र तैयार की है। और ये हमारा जो फोकस है वो फोकस ये है कि आने वाला भविष्य भारत का कैसा हो, हम भविष्य में भारत को कैसा देखना चाहते हैं और भविष्य के निर्माण में भारत की क्या भूमिका होगी और वो भूमिका विश्व में कैसे तय होगा। हमने अपनी जैसे कहा कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो हमने कहा कि हम गरीब परिवारों की सेवा भी करेंगे। हमने कहा मध्यम वर्ग परिवारों का विश्वास भी जीतने का काम करेंगे। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा कि नारी शक्ति का भी सशक्तिकरण करेंगे। हमने युवाओं के अवसर, बार बार जो बेरोजगारी की बात हो रही, युवाओं को सरकारी नौकरी के साथ साथ जो अन्य नौकरियां हैं उनको
तैयार करना इस लायक कि वो नौकरी पा सकें या अपना स्वनिर्माण कर सकें, इसकी व्यवस्था करा जाएगा। कोई देश अपने नागरिकों को भूल के महान नहीं होता। हमने बुजुर्ग नागरिकों को वरीयता दिया है। वो कास्ट क्रीड न देखते हुए कोई भी व्यक्ति है जो बुजुर्ग है, ऊपर है, उसको हम पूरी तरह से इलाज की सुविधा देंगे। हमने किसानों के सम्मान की बात करी है, हमने मत्स्य पालन करने वाले परिवारों की समृद्धि की बात करी है, हमने श्रमिकों की बात करी, हमने छोटे व्यापारियों को लेके विश्वकर्मा योजना जो हमने चलाई है उसके सशक्तिकरण पे छोटे छोटे उद्योग धंधों को मजबूत करने की बात की है। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी नहीं भूलते। इसलिए विश्व बंधु भारत की बात करी, हमने सुरक्षित भारत की बात करी, हमने समृद्ध भारत की बात करी, हमने विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर भारत को देने की बात करी, हमने विरासत को विकसित करने की बात करी, हमने बेहतर सुशासन सरकार में दिखे इसकी बात करिए, स्वस्थ भारत की बात करिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भारत की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए इसकी बात करिए। आपको याद होगा जब G20 हमारे यहाँ हुआ था भारत में, तो हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को अपने कटआउट में रखा था कि लोग जाने कि हमारी पुरानी विरासत क्या है। सभी क्षेत्रों का एक समग्र विकास हो, तकनीक का संचार हो और पर्यावरण अनुकूल भारत हो, ऐसी विविधता, ऐसी व्यवस्थाएं हमने अपने मोदी जी की गारंटी में 24 जो मोदी जी की गारंटी उसमें ये शामिल है। और मैं कह सकता हूं भारत मोदी जी की गारंटी पे विश्वास करेगा। अब एक और विषय है, विपक्ष बार बार जो रोना रो रहा है, हाँ ये बात भी मैं सहसा स्वीकार करता हूं कि हमने जो भी पहले पूर्व में हमने अपने वादे किए 100% पूरा करने की कोशिश की। विपक्ष कहता है कि बहुत सी चीजें धरातल पे नहीं उतरी। अगर उनको लगता है कि उनके स्टेट में धरातल पे नहीं उतरी, क्या उनकी सरकार है, वो हमें बताएं, वहां भी हम 100% उतारने के लिए कोशिश करेंगे कि वहां जनता डबल इंजन की सरकार लाए और वहां भी 100% सारी जो केंद्र सरकार की घोषणाएं है, केंद्र सरकार की यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है, वहां भी पूरा करेंगे। ठीक है, आशीष मिश्रा जी, कहां पर खामी नजर आ रही है आपको घोषणा पत्र में? सबसे पहले तो मेरे पैनल पे सभी उपस्थित सभी साथियों को जय भीम जी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये एक झूठ का पुलिंदा पुल बांधने जैसा घोषणा पत्र है जिसको संकल्प पत्र का नाम दिया गया और हमारे भाई ने संकल्प पत्र को परिवर्तित करके घोषणा पत्र कर दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की संज्ञान में ये बात आया तो निश्चित तौर पर इनको पनिशमेंट दिया जाएगा। देखिए, ये अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे। 2009 में जिस अर्थव्यवस्था पर 156 बार जिक्र हुआ करता था, 2024 में मात्र उसका 10 बार जिक्र हुआ है। 2009 में मोदी नाम पे 0 बार जिक्र हुआ करता था, आज उस विषय का 167-63 बार जिक्र हो रहा है। संविधान का 78 बार जो जिक्र हुआ करता था, 2024 में मात्र 3 बार जिक्र हो रहा है। राम मंदिर का 11 बार किए थे, अब 2 बार किए हैं, क्योंकि अभी इनको 5 साल और खींचने का 2029 का जो चुनाव है फाइनल, जो कि हम लोग कहा है ना कि अभी अधूरा राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो 2029 के आखिरी चुनाव के पहले ये जाके पूर्ण उसको करेंगे। विकास की बात 248 बार विकास की बात हुआ करती थी, जो इस बार 51 बार हुई है। और जो युवा अन्नदाता और नारी की बात कर रहे थे, नारियों के किस सम्मान की बात किए हैं, इन्होंने ये क्या बताया कि राज्यसभा और लोकसभा में जो हमने आरक्षण को लागू किया है उसका परिसीमन कब तक हम कर लेंगे, महिला को आरक्षण कब तक मिल जाएगा। किसान जो इतने वर्षों से लगातार अपने अधिकार को मांग रहे हैं, जो ट्रैक्टर के ऊपर, यूरिया के ऊपर और अपने हर खादों पे, बीजों के ऊपर जीएसटी जिनके ऊपर लगाया गया है, उनको उनका मोल भाव नहीं मिल पा रहा है। एमएसपी पे इन्होंने गारंटी बनाने की बात की, नहीं बात की इन्होंने। हाँ, इन्होंने चतुराई से काम देखो बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। अर्थव्यवस्था की जो ये बात कर रहे हैं और 2 करोड़ 3 करोड़ घर की बात कर रहे हैं, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आता कि झूठा कौन और सच्चा कौन। निर्मला सीतारमण जी पार्लियामेंट में खड़ी होकर कहती है कि आने वाले 5 वर्षों में हम 2 करोड़ घर और देने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी संकल्प पत्र में कहते हैं कि हम 3 करोड़ घर देने जा रहे हैं 5 वर्षों में। तो हकीकत है क्या, सच्चाई है क्या, कौन सच्चा है कौन झूठा है? और मैं तो निर्मला सीतारमण जी के बातों पे कभी विश्वास नहीं करता, कारण कि उनकी बातों का खंडन उनके स्वयं उनके पतिदेव कर रहे हैं। उनके पतिदेव ने कहा है कि अर्थनीति तबाह हो चुकी है और इसे अगर विकास कहा जाए कि 56 लाख करोड़ रुपए भारत के ऊपर का कर्जा 205 लाख करोड़ रुपए देश के ऊपर हो जाए और कोई कहे कि देश इससे मजबूत होता है, तो मैं ऐसी गणित और ऐसे सरकार की ना ही बात की जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि अपने आप में बड़े महान लोग हैं। मणिपुर पे कोई जिक्र हुआ इनका? और देखिए इनके चतुराई जो मैं बता रहा हूं,
ये ऐसे व्यक्ति लोग हैं जो एक मोबाइल नंबर पे 7 लाख आयुष्मान कार्ड की योजना के लाभान्वित लोगों की संख्या गिना देते हैं। इन्होंने बड़े चतुराई से देखिए ये बात कही है, 70 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग होंगे उनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान के तहत उनका इलाज कराया जाएगा। आने वाले वर्षों में देख लीजिएगा, ये बड़े चतुराई से पल्ला झाड़ के हाथ खड़ा कर देंगे। जैसा महंगाई जब बढ़ती है किन्हीं चीजों की, निर्मला सीतारमण जी सीधा कह देती है, लहसुन मैं खाती नहीं तो मुझे क्या चिंता महंगाई बढ़ने, तो कांदा तो मैं खाती नहीं तो मुझे क्या चिंता। उसके बाद इनका भ्रष्टाचार, आपने भ्रष्टाचार पे इनका कुछ सुना? इसका कारण था, भ्रष्टाचार पे यह बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सभी भ्रष्टाचारियों को इन्होंने अपने पास समाहित कर लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर लगातार कार्रवाई होती रहेगी इसी तरह, आपने सुना नहीं क्या? नहीं, सुनिए ना, इनके आप घोषणा पत्र पे गौर कीजिए, उसमें मात्र 3 बार जिक्र हुआ है। इसके पहले जो जिक्र जो है ये 50-50 बार किया करते थे, अब वो 3 बार में सिमट गए, क्योंकि अभी उनको पता है कि जितना हाई प्रोफाइल के नेता थे उन सबको तो मैं अपने पास लेके आ ही गया हूँ जिनके ऊपर मैंने आरोप लगाए हैं। अब वो अपना लिस्ट खोज रहे हैं कि कौन कौन बचा है, और जो बचा है परिवारवाद और भ्रष्टाचार तो उनको अपने पास लेना है। उसके बाद आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, इस विषय पे मैं सराहना करूंगा। निश्चित तौर पे सरकार हर किसी की भी होने दो, हर किसी की रहती है, तो सब लोग एक ही बात चाहते हैं कि देश का विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। एक समय था कि हमारे पास चलने के लिए कच्चे सड़कें हुआ करती थी, लेकिन 70 वर्षों में लगातार आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर से एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का हर सरकार ने काम किया है, चाहे वो वीपी सिंह जी रहे हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, चाहे नेहरू जी रहे हो, मनमोहन सिंह जी रहे हो, या नरेंद्र मोदी जी रहे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ावा देना चाहिए, सुगम करना चाहिए, लेकिन एक चीज और, ऐसा ना हो जाए कि देश की जनता के टैक्स कलेक्शन का पैसा ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खड़ा किया जाए जो यारों को लुटा दिया जाए। अगर यारों को ही लुटा दिया जाएगा तो इससे एक हाथ में सब संपत्ति अगर आप दे देते हो तो देश के लिए खतरे की घंटी है। ठीक है, आशीष जी आ गई आपकी बात। अब सेकंड राउंड में मैं आपके पास आता हूं और रवि जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले दरअसल एक वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। यहाँ पर हमें छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ा है और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। रवि अरोड़ा जी का रुख करेंगे सीधा। रवि जी, आपको भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र अन्य राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र से किस तरह अलग लगता है? देखिए, 2019 के बाद जब बीजेपी सरकार बनी थी तो कोरोना का टाइम आ गया, उसके बाद बेरोजगारी और महंगाई ने देश को चरम पर ले आई, ये बात सही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस बात को बीजेपी ने भी समझा है। मुझे लगता है मोदी जी के संकल्प पत्र के अंदर एक बहुत अच्छी बात मुझे देखने में मिली, वो ये थी कि उन्होंने एक बात कही कि हिंदुस्तान को जो है, आज मैं समझता हूँ, यह मेरी निजी राय है, कि ट्रेडिंग इकोनॉमी से जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग जो है इकोनॉमी नहीं बदल सकते, तब तक कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता। और जो मोदी जी ने कहा कि भारत को जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात उन्होंने कही, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे लगता है देश को इसकी जरूरत भी है। और खासकर हेल्थ सेक्टर में भी उन्होंने कहा जिस प्रकार से, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मैसेज है बेरोजगारी के खिलाफ। क्योंकि सिर्फ रोजगार सिर्फ हम सरकारी नौकरियों में नहीं देखते, रोजगार पैदा करने होंगे हिंदुस्तान के अंदर। यह एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है बेरोजगारी, और खासकर कोरोना के बाद पूरी दुनिया के अंदर उथल पुथल मची, और इसके अंदर खासकर हमारे पड़ोसी देशों की हालत आज भी बदतर है। पर ऐसे में भारत एक विश्व शक्ति बनकर उभरा है। ऐसे में मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक बड़ी बात उन्होंने कही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से उसके साथ साथ उन्होंने मुद्रा योजना में भी 10 लाख का लोन को बढ़ाकर राशि 20 लाख कर दिया है। यह इसके साथ जुड़ता है कि कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग हब को बनाने की एक बड़ी तैयारी सरकार द्वारा की जा रही है। और उसके अंदर उनका जो एक बयान है कि 2029 तक जो है एक देश एक चुनाव, तो यह कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए मैं समझता हूं कि बड़ी बात हो सकती है, इस बात को उठा सकती है। दूसरी बड़ी बात यह कि जिस प्रकार से कांग्रेस के आप मैनिफेस्टो में देखेंगे कि उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए हम सालाना गरीब महिलाओं को देंगे, तो क्या यह संभव है?
उन्होंने कहा कि हम एमएसपी लागू करेंगे पूरी तरह से। अगर एमएसपी लागू करनी होती तो यह कोई आज की समस्या तो है नहीं, स्वामीनाथन रिपोर्ट आज तो आई नहीं, तो यह बहुत पुरानी समस्या थी। किसी भी सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा ऐसे डिसीजन लेना, विपक्ष में बैठकर कहना आसान है मुझे लगता है। इसीलिए शायद बीजेपी इससे कहीं ना कहीं एमएसपी बढ़ाने की बात उन्होंने की है, लेकिन उन्होंने जो है एमएसपी लागू करने की, कानून लागू करने के लिए उन्होंने किसी प्रकार का कोई घोषणा नहीं की है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं और लगभग सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। जिस प्रकार से उन्होंने जो है आयुष्मान योजना की बात कही, बहुत अच्छी बात कही अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि 70 साल से ज्यादा वालों के लिए, जबकि कांग्रेस ने 25 लाख तक का पैकेज दिया है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ ये कुछ ऐसी बात बीजेपी पिछड़ रही है, पर कहीं ना कहीं बेरोजगारी और जो है महंगाई के खिलाफ यह एक बड़ा, अगर इंडस्ट्रियल हब बना सकती है, हिंदुस्तान को बनाया जाएगा तो मैं समझता हूँ रोजगार पैदा होंगे। उससे कहीं ना कहीं यह बात समझ आ चुकी है बीजेपी को भी कि आने वाला समय अब सिर्फ, क्योंकि राम मंदिर का उन्होंने वादा किया था मोदी जी ने तो उसे बनाया, 370 हटाने का वादा किया था तो उसे हटाया। तो यह कहीं ना कहीं यह बात सही है कि मोदी की गारंटी वो अपने, उनको पता है कि कहीं ना कहीं देश उनको पसंद कर रहा है। लेकिन 4 जून को पता चलेगा कि क्या जो मैनिफेस्टो में जो है संकल्प पत्र बीजेपी लेके आई है, क्या देश की जनता उसको पसंद करती है या नहीं करती है। पर इतना तय है कि कांग्रेस के सामने अभी जो है बहुत ज्यादा पेचीदा है मामला, क्योंकि बीजेपी के संकल्प पत्र में कहीं ना कहीं जनता को लगता है, क्योंकि रूलिंग पार्टी है और जो भी उन्होंने संकल्प लिया है या जो भी उन्होंने जनता के सामने लेके आए हैं वो धरातल पर उसे उतारने में सक्षम है। ऐसे में क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर मैंने भी आपको बताया कि कांग्रेस के लिए कि जो है 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को देने वाली बात, तो ऐसे के कुछ ऐसे बातें हैं जो कांग्रेस कर तो रही है, क्या उसे धरातल पर उतार पाएगी? एमएसपी लागू करने की बात क्या उसे धरातल पर उतार पाएगी? तो ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें टकराव होता दिखता है। तो मैं समझता हूँ वैसे बहुत सोच समझ कर बनाया गया है बीजेपी का जो संकल्प पत्र है। तो इसमें लेकिन यह देश की जनता ही बताएगी, 4 जून को पता चलेगा कि क्या यह सही बनाया है, लोगों को पसंद आया है, लोगों ने उसको समझा है या नहीं समझा। बिल्कुल संदीप जी, किसानों को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने का जिक्र किया गया था, जो वायदा किया गया था, कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही थी कि लगा रही है अभी भी कि किसानों की आय दोगुनी हुई नहीं है और उनका कोई डेटा कोई खाका सामने रखा भी नहीं गया है। दूसरी बात ये कि ये जो 70 वर्ष तक के बुजुर्गों के लिए जो ये सुविधा देने की बात कही गई है, आयुष्मान योजना के तहत उनको कवर किया जाएगा, अगर ये 60 वर्ष कर दिया जाता तो मुझे लगता है क्या और बेहतर नहीं होता? योगी जी, सुझाव के अंतर्गत ठीक है, लेकिन 60 वर्ष तक के जो गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियां कर रहे हैं उनको इस तरह की सुविधा मिलती है। सरकार, कभी कभी राज्य सरकारों ने भी दे रखा अपने सरकारी कर्मचारियों को। लेकिन ठीक है, अगर ये विषय है, हो सकता है कि इसमें करेक्शन किया जा सके, मैं इसको बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन ये चूंकि सभी जाति, वर्ग और धर्म विशेष समुदाय, किसी में भेदभाव किए बिना ये योजना लागू होनी है, तो बुजुर्गों को लेके सरकार चिंतित है। और कोई भी सरकार अपना भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों की संरचना करती है, तीनों की सुरक्षा करती है और तीनों कोशिश रहती है कि बीता हुआ कल भी अच्छा हो और आने वाला कल भी अच्छा हो। देखिए, भारत, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी में भारत का भविष्य छुपा हुआ। भारत के भविष्य की चिंता, मुझे नहीं पता कल मैं रहूं ना रहूं, मुझे नहीं पता कल अमित शाह जी कितने साल गृह मंत्री रहेंगे, आपको भी नहीं पता मोदी जी कितने साल रहेंगे, 10 साल रहे, 20 साल रहे, 47 तक वो रह पाए ना रह पाए। लेकिन भारत के युवाओं को लेके एक भविष्य बुनना, एक चादर लाना और ये सोचना कि भारत उस समय तक अपने सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त हो जाएगा, तो 100 साल की आजादी के बाद, तो ये एक भारत के युवाओं के अंदर, उनके मन में भाव का जागृति है, जागरण है कि वो जाने कि उन्हें अपने भारत को कहाँ लेके भविष्य में जाना है। और इसमें हम सब शामिल है, मैं, आप, कांग्रेस के साथी जो बुराई कर रहे हैं, सब लोग शामिल है, क्योंकि भारत किसी एक का नहीं है, सबका भारत है। लेकिन जो मोदी जी की गारंटी है उसमें युवा, किसान, महिला, सम्मान, सभी विषयों की गारंटी है, सबकी गारंटी है और सबको एक साथ लेके चलने की गारंटी है। गरीबी को भारत से बाहर फेंकने की गारंटी है, गरीब मुक्त भारत बनाने की गारंटी है, युवाओं को स्वरोजगार पैदा कर अपने पैरों पे खड़ा करने की गारंटी, और सबसे बड़ी गारंटी है भारत को विश्व गुरु बनाने की। 2047 तक का लक्ष्य है। अभी तो हम तीसरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, 2047 आते आते भारत विश्व की प्रथम पंक्ति की प्रथम अर्थव्यवस्था होगी और इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं होगी। मैं यही कहता हूं कि देखिए, हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको अपने देश और समाज के लिए बेहतर सोचना और बेहतर करने की जरूरत है। कोई जरूरी नहीं कि मैं ही 100%
मैं ही काम करूं, मैं ही जिम्मेदार हूं। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सपनों की जिम्मेदारी ली है। आज उन सपनों को पूरा करने की जो जिम्मेदारी उन्होंने ठानी है, जो संकल्प लिया है, उस संकल्प की पूर्ति का ये चुनाव है। इसलिए मोदी जी की गारंटी देश में चल रही है और भारत का प्रत्येक बच्चा प्रत्येक व्यक्ति मोदी जी के साथ आज खड़ा है। आशीष जी देखिए ना, ये आज जब आज प्रधानमंत्री को आपने अगर सुना होगा तो वो भी साफ तौर पर यही कह रहे थे कि लगातार देश का विकास किस तरीके से रफ्तार से आगे बढ़ाया जाए और विश्व गुरु की ओर बढ़ते हुए अग्रसर, इसका भी जिक्र किया गया। ये कहा गया कि विश्व भर में जहां देश आपस में लड़े जा रहे हैं, कटे मरे जा रहे हैं, आज भी देख रहे हैं ईरान इराक किस तरीके से एक दूसरे पर लगातार विस्फोट कर रहे हैं एक दूसरे पर, तो उस दौर में भी भारत लगातार विकास के पथ पर अग्रसर नजर आ रहा है और विकास की रफ्तार को पकड़ता ही चला जा रहा है। ये भी एक बड़ी बात है। योगेश जी, मैं आपके माध्यम से हमारे साथी से पूछना चाहूंगा कि एक बात बताइए कि भारत की विकास की रफ्तार कब थमी थी? क्या तब थमी थी जब अमेरिका में भी मंदी का दौर चला था? उसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि भारत के जो नागरिक हैं, भारत के युवाओं में, भारत के नागरिकों में वो क्षमता है कि विश्व के पटल पर यदि उनको मौका मिले और युवाओं को और भारत के नागरिकों, किसानों, मजदूरों को मौका मिले, वो हर एक परिस्थिति में अपने देश को संभाल के आगे विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हो रहते हैं और उतनी क्षमता उनके अंदर है। एक चीज मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता भाई संदीप जी की बातों को एक जवाब देना चाहूंगा। क्या युवाओं का सपना नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा देखा कि जो खाली वैकेंसीज हैं मैं उसको फिल कर दूंगा? उन्होंने एक रोजगार की बात की कि हम बाहर से, आप नहीं, ठीक है, आप सृजित नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मोदी जी को यह कहना चाहिए था कि भारत सरकार में जो खाली पदे, रिक्त पदे हैं, जो आज योग्य उम्मीदवार बैठे हुए हैं, उनका युवाओं का भविष्य बर्बाद ना हो, उन जगहों पे उनको पक्की नौकरी दी जाए। उसके साथ में आप नए जो युवा हैं उनको आप ठीक है विकसित करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये निकालना चाहिए कि आप उनके लिए नई योजना स्टार्टअप की तरह क्या लेके आ रहे हो। जो हम कांग्रेस पार्टी ने 5000 स्टार्टअप फंड के तहत कहा है, और जो बच्चे करना कुछ चाह रहे हैं उनको हम लोग ने अप्रेंटिसशिप के लिए 1 लाख रुपया देने का वादा किया है। पेपर लीक मुक्ति से, ठीक, आपने कानून बनाने की बात कही, हमने भी कही है, आपने भी की है, मैं नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले का स्वागत करता हूं, लेकिन भर्ती का भरोसा आप कब दिलाओगे? युवाओं को आधार कब दोगे? युवाओं को एक नई रोशनी कब दिखेगी कि मैं सरकार में कर सकता हूं? महालक्ष्मी नारियों की बात, हर परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का हमने वादा किया था। आधी आबादी को हमने पूरा हक देने का वादा किया था। 33% आरक्षण की जो बात थी वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है, जो आज भी भारतीय जनता पार्टी ताम झाम करने के बाद भी आज भी वो कहते हैं परसीमन होगा, कब तैयार होगा पता नहीं है उनको। शक्ति का सम्मान मिलना चाहिए था। उसके बाद एक चीज और थी, आपने देखा, गौर किया होगा, हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार की बात थी, जिस मनरेगा का भरी संसद में प्रधानमंत्री जी ने मजाक उड़ाया था, उस मनरेगा का सम्मान करना पड़ा और उसकी तारीफ करनी पड़ी जब कोरोना के काल में मनरेगा के मजदूरों ने देश की गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया, उस समय काम आए। एक सेकंड, इसी के साथ में हम लोगों ने इस बार एक नया परिवर्तन किया है कि मनरेगा के कर्मचारियों को कम से कम वेतन 400 रुपए मिले जो ग्रामीण क्षेत्रों में है। इसी के साथ साथ में रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्रों में भी मनरेगा के तहत एक योजना लाई जाए। अच्छा, 400 ज्यादा बेहतर रहेगा कि 450? हाँ जी, 400 बेहतर रहेगा कि 450? हो सके तो 500 भी बेहतर होगा। नहीं, मेरा कोई लॉजिक है, मैंने इसलिए पूछा, मैंने ऐसे नहीं पूछ लिया, यूं ही नहीं पूछ लिया, मेरा कोई लॉजिक है, मैंने इसलिए पूछा। लॉजिक ये है, सुनिए ना, अरे आशीष जी, मैंने मजाक थोड़े ना कर रहा हूं आपसे। आपने 400 वादा किया है, आपकी सहयोगी दल समाजवादी पार्टी ने 450 कहा है, तो कंफ्यूजन की स्थिति, पहले आप ये तो तय कर लीजिए कि 400 की 450? देखिए, अलायंस हमारा इंडिया का ही होगा, तो इंडिया की रणनीति जब हमारी सरकार बनेगी तो हम बैठ के वहां पे तय कर लेंगे। लेकिन हमने क्या कहा है, आपने गौर नहीं किया, कम से कम 400 रुपए। अगर उन्होंने 450 कहा है तो मतलब उन्होंने आंकड़े जो लगाए होंगे 450 के लगाए होंगे, और हमने कम से कम की बात की है, कम से कम 400 रुपए होने चाहिए। उसके साथ में हम लोगों ने सुरक्षित रोजगार का उनको वादा किया है।
तो इस तरीके से किसानों के लिए भी सही दाम तय करने के एमएसपी लागू करना, जैसा हमारे अभी राजनीतिक विश्लेषक भाई ने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट आज की नहीं है, उसको लागू किया जा सकता था। निश्चित तौर पर पहला आपको ऐसा राजनेता दिखेगा जिसका नाम है जननायक राहुल गांधी जी, जिन्होंने बहुत सी बातों पे ये बात खुले मंच से कही है कि आज तक अगर हम वो काम नहीं कर पाए हैं उसके लिए मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूं, मैं माफी मांगता हूं। हमारी सरकारों को ये काम करना चाहिए था। लेकिन एक चीज और भी है कि जब तक पूर्ण बहुमत की सरकार सत्ता में नहीं होती है, काम करना मुश्किल होता है। तो मुश्किल होगा जाए तो आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, आपको मालूम है? आप ऑल ओवर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, बात चुनाव की नहीं है। नहीं वही नहीं, बात चुनाव की, सारी बात तो चुनाव की। आशीष जी आप कह रहे हैं बात चुनाव की नहीं, सारी बात तो चुनाव की है। आपने खुद इस बात को स्वीकारा कि जब तक पूर्ण बहुमत की सत्ता में सरकार नहीं होती है, सत्ता में दल नहीं होता है, तब तक काम करना थोड़ा सा ट्रिपिकल होता है, मुश्किल होता है। और वही मुश्किल अगर जनता ने आपको एक बार फिर से मौका दे दिया तो वही मुश्किल तो आएगी फिर काम करने में। आप तो इतनी सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं जितनी सीटें पूर्ण बहुमत के लिए सत्ता पर काबिज होने के लिए चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, एक 89 के बाद से ना एक ऐसा दौर का उदय हुआ जिसमें स्थानिक क्षेत्रों पे क्षेत्रीय पार्टियां उभरी और उसका जो खासा नुकसान हुआ वो कांग्रेस पार्टी को हुआ। आज लेकिन जिस प्रकार से पूर्ण बहुमत की सरकार देने के बाद तानाशाही रवैया मोदी सरकार ने अपनाया, तो स्थानिक क्षेत्र की जनता ने जातिवाद से उठकर, आप इस बात का यकीन कीजिए, मैं लाइटर नोट पे बात कह रहा हूँ, जातिवाद से उठकर उन लोगों ने कहा कि अगर यदि अब कोई सहारा है और किसी के नेतृत्व में काम किया जा सकता है तो वो है कांग्रेस पार्टी। इसलिए कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को सभी ने स्वीकार किया और बड़े भाई की भूमिका में आज कांग्रेस पार्टी को उन्होंने सामने रखा है। ठीक है, वही जातिवाद को आप जातिवाद ठीक है आशीष जी, वही जातिवाद को आप खत्म करने की बात करते हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए और उसी जातिवाद को बढ़ावा कैसे देना है, आरक्षण दे करके, जातीय जनगणना करा करके, इस ओर भी हम लगातार अग्रसर हैं। ये भी है एक बड़ा मुद्दा, इस पर चर्चा फिर करेंगे। आशीष जी आपको बुलाएंगे, आपको मैं जरूर बुलाऊंगा। योगेश जी एक सेकंड इस पर सुन लीजिए, एक लाइन सुन लीजिए। आप अगर कहते होंगे कि जातिगत जनगणना की जो हम लोग ने बात की है तो उसके अंदर आपने एक चीज और सुना होगा, राहुल गांधी जी हर भाषण में अपने कहते हैं कि जनरल कैटेगरी का भी जो पिछड़ा व्यक्ति है, गरीब है, उसको भी आगे लाके सम्मान देने का काम हमें करना है। नहीं, आरक्षण तो जातिगत देंगे ना, आरक्षण तो जातिगत देंगे ना। क्यों? ईडब्ल्यूडी कहाँ लगता है? ईडब्ल्यूडी नहीं, ईडब्ल्यूएस होता है। ठीक है, आते हैं आपके पास, उसका भी पूरा उसको भी हम पूरा बताएंगे किस तरीके से उनको मिलता है और क्या मिलता है। उसमें भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ये केवल एक जो सिगुफा छोड़ दिया जाता है ना और उसके जरिए सामान्य वर्ग के लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, उसमें भी बड़ा पेचीदा मामला है, उसको कभी भी बात करेंगे। संदीप जी, कई बड़े सवाल आशीष जी की तरफ से खड़े किए गए हैं। ये कहा गया कि रोजगार कैसे आप देंगे, रोजगार का सृजन न करिए लेकिन कम से कम जो रिक्त पद खाली हैं उनको तो आप भर दीजिए, उन पर तो नौकरी। और युवाओं का क्या सपना है? आप कहते हैं कि आपका सपना मोदी की गारंटी, यानी मोदी का संकल्प, तो फिर युवाओं का तो यही सपना है कि उनको, उनके हाथ में बेहतर रोजगार हो, उनका भविष्य बेहतर हो। योगेश जी देखिए, ये सहज स्वीकार करना पड़ेगा कि 99, मैं बार बार कहता हूँ फिर कह रहा हूँ, याराना पूंजीवाद जब इस देश में आया था 1991 में, उसके बाद सरकारी नौकरियां कम करके और कैसे प्राइवेटाइजेशन की तरफ देश बढ़े, करप्शन पे कैसे नियंत्रण किया जाए, इस ओर एक बृहद परिकल्पना और संकल्पना के साथ राज्य और केंद्र सरकारों ने आपसी सामंजस्य बैठा के इसकी रणनीति तय करी। देखिए, इस रणनीति में सबसे बड़ा कारक रहा कि मैं बार बार इस विषय को थोड़ा अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। कांग्रेस कहती है, कांग्रेस के मित्र प्रवक्ता हैं, वो कहेंगे वो भी बेरोजगार हैं, उनके हिसाब से योगेश जी बेरोजगार है, उनके हिसाब से मैं सतीश दुबे हूँ, मैं भी बेरोजगार हूँ, लेकिन उनके यहाँ रोजगार किसको मिलता है? जो सरकारी नौकरी कर रहा होता है वो रोजगार है, वो भले 500 कमाए, 1000 रुपए कमाए या 10,000 कमाए, उनकी ये डाटा है। तो उन्होंने ही इस देश में सरकारी नौकरी कम करी। तो ये सरकारी नौकरी कम करने का जो ब्रह्मपिशाच है, जो भूत है, वो कांग्रेस ने इस देश पे थोपा, पहली बात। दूसरा, अब इससे निपटने का क्या कारण हो सकता है, किस तरह से निपटा जा सकता है? उसका सीधे कारण है कि जो शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था का जो मॉडल हो, वो मॉडल ये हो कि हुनरमंद हो, हमारे बच्चे, हमारे युवा हुनरमंद हो। उनको हुनर कैसे मिले? जैसे ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हुनर की शिक्षा को मजबूती के साथ कहा कि हम सब युवा जितने हैं वो स्टार्टअप स्टार्ट करें, अपना व्यवसाय स्टार्ट करें, मालिक बनने की कोशिश करें। इनोवेशन की बात हो रही है, बेचारे परीक्षा दे ही नहीं पा रहे हैं, परीक्षा देते ही पेपर लीक हो जा रहा है।
सर आप देखिए विषय को मत, जो पेपर लीक हो रहा है, जो गलत कर रहा है, 2 4 5 लोग गलत कर रहे हैं, उसका खामियाजा हजारों लोगों को युवाओं का भविष्य, उसका खामियाजा जो है आरोपियों को तो भुगतना पड़ रहा है, लेकिन साथ में युवाओं का भविष्य तबाह हो जा रहा है। ये लोग विपक्ष के लोग यही करवाते रहेंगे, बोलने नहीं देंगे किसी को। अरे भाई सरकार में अगर सरकार में रह के अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे विपक्ष के ऊपर, कब तक दोष देते जाओगे आप संदीप भाई? मैं लड़ना नहीं चाहता, ऐसा नहीं होता। रोजगार की बात है, युवाओं का भविष्य तबाह होता है। एक लें। बात बताइए ना, हमने वादा किया है अरे भाई आपके वादे को कौन मान रहा है? वादे पे ठीक है, तेरे मानेगी मारा गया जनता, बंदा, मानेगी, ये देश की सीधा जनता साधा मानेगी। कांग्रेस तो महोदय, जब इंदिरा जी का संदीप वादा भाई, था गरीबी हटाओ, पूरा नहीं हुआ। राजीव जी बोले कि 90% योजनाओं के भ्रष्टाचार के बेच कर जाता है, लोगों को जो 3 रुपए किलो का अनाज मिलता है, लगा पाए। 5 साल तक आपके और कितने देखिए, कांग्रेस के जो राष्ट्रपति आप थे गरीब और बने, बना के उन्होंने रखना चाहते हो। भ्रष्टाचार पे वॉर किया। आप इकोनॉमी बढ़ाने की बात कर रहे हो, लेकिन आपने पहले तय कर दिया है कि 5 साल तक राशन मैं आपको और देने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता लड़ना नहीं है चाहता, आप देश के ऊपर और कर्जा लादने वाले हो। अपना विषय अगर जिस हिसाब से आज आपने कर्जे लादे हैं, तो इसके अनुसार जो है अरे भाई देश के ऊपर मैं 100 लाख अपना विषय नहीं 100 लाख पहुंचा करोड़ का और पाऊंगा, कर्जा मुझे दे दो। अपना विषय देश की पहुंचाने दो, मैं जनता आपसे मरेगी। लड़ना नहीं चाहता। आप हमें कांग्रेस से बताइए ना, लड़कर हमारे मुझे क्या कांग्रेस मिलेगा? पार्टी ने कहा है कि जो आप लोग बार अरे बार आप पेपर बहुत लीक अच्छे हो कराने के भाई, बाद बहुत फॉर्म अच्छे हो, भरवाते आप हो, जो कहे हो, देश की जनता उस पर नौकरी विश्वास के लिए नहीं करी, फॉर्म आप कुछ भरती भी है, कहते जाओ। वो पैसा आप हम फ्री कटोरा का ले लेके जा रहे बजाओ, हैं, हम फॉर्म का पैसा नहीं लेंगे। खाली भी अब आप बजा बार रहे हो, बार आपके फॉर्म लोग का बजा पैसा रहे हैं, लेते हो, जो भी कहना बार है बार नौकरी बहुत भर्ती रद्द जनता हो विश्वास जाती नहीं है। करेगी। ऐसा तो आप ये संदीप भाई नहीं बताओ चलेगा ना। अरे भैया संदीप भाई कैसे हुनर को मजबूत करोगे आप? इस तरह हुनर को मजबूत करोगे? हमने कहा है कि नौकरी के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं हम उसे मुफ्त करने वाले हैं। और आप बताइए, सरकार ने बार बार नौकरी के नाम पे फॉर्म भरवा के अपनी तिजोरी कितनी भरी है? बताइए, क्यों नहीं पैसे रिटर्न किया गया बच्चों के? वो किसान मजदूर गरीब के पैसे थे। अरे आपकी बात खत्म नहीं संदीप भाई, नहीं खत्म हो गई। जब तक आप जवाब नहीं दोगे तो मैं खत्म हो सकती है। अरे भैया तो बात आप बोलो तो गरीब मैं मजदूर किसानों का पैसा बार बार देखिए, लेते हो। गांधी जी का कभी सपना पुलिस भी भर्ती भारत के में नाम पे, अधूरा है। कभी महात्मा पटवारी गांधी के भर्ती के सपने को नाम पर, कैसे पूरा करना है मुझे पता है। जहाँ कभी शिक्षा लेखपाल हो भर्ती वहीं के नाम सिखाई पर, हो, कैसे और वहीं आता है? पढ़ाई हो, वहीं कमाई हो। और ये हुनर जो है भारतीय जनता पार्टी इस देश में स्थापित करना चाहती है। और यशस्वी प्रधानमंत्री इसी के का लिए जो सपना है एम्स कि बने भारत नहीं का है, उस बच्चा एम्स की बच्चा घोषणा कर हुनरमंद दी हो, जाती है भारत का और बच्चा प्रधानमंत्री बच्चा जी दिखा पढ़ाई देते करे हैं। और भारत का बच्चा बच्चा कमाई बताइए करे। ना, और उस पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी अपना तो लक्ष्य ऐसे रखा है। झूठे और व्यक्ति भारतीय जनता हैं पार्टी की जहां सरकार पे सिर्फ जमीन 2047 है, तक वहां भारत पे जब एम्स विश्व गुरु अस्पताल बन रहा बना होगा देते हैं। तो भारत में एक भी बच्चा आप परिस्थिति देखिए, बेरोजगार देश को नहीं आपने होगा, कितने मेडिकल शिक्षित कॉलेज नहीं होगा। दिए? आपने देश को 75 आपने सालों कितने में जो देश का यूनिवर्सिटी बुरा हाल किया है, देश को हमने आपने हमने कितने आपसे एम्स दिए? थोड़ा सा जनता से देश को समय आपने मांगा कितने है। वो IIT जनता दी? समय दे रही है, देश को हम पे आपने कितने विश्वास करें, उसको IIM हम दिए? पूरा कर रहे हैं। बताइए ना, उनकी उम्मीदों पे हम सिर्फ खरा दिल पे उतर रहे हैं। हाथ रख के झूठ बोलने से काम नहीं चल सकता संदीप भाई। अरे बताइए भैया आप आप देश कुछ को किए नहीं, कितने आप बहुत IIT, ईमानदार, कितने हम सब एम्स, कुछ कितने करे जा रहे हैं। चलिए ठीक है, दोनों लोगों को रोकेंगे। संदीप जी रोकेंगे, संदीप ऐसे इंसान आशीष जी इस रुके, देश में आशीष मैंने जी देखा ही नहीं। चलिए रोकेंगे। योगेश भाई सब कुछ हम ही करें, सब जिम्मेदारी करने के लिए लें तो हम है बेईमान। चलिए आते हैं, संदीप जी आपके पास आते हैं। संदीप जी आएंगे आपके पास, फिर से दोबारा आएंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ा है। आशीष जी आप भी ठहरिए, आशीष जी रुकिए, हमें भी रुकना पड़ा है, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ा है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। संदीप जी आप अपनी बात पूरी करिए। योगेश जी, मेरे मित्र और साथी बहुत गुस्से में थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। भारत के नौजवानों को लेके या भारत की शिक्षा को लेके जो व्यवस्थाएं हैं, अगर महात्मा गांधी के सपने को कोई पार्टी नहीं पूरा कर पाई, उसकी भ्रूण हत्या करी, तो वो कांग्रेस थी। आज उस सपने को पूरा करने के लिए पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ हुनर जरूरी है और हुनर के साथ साथ कमाई जरूरी है। इस अभियान को लेकर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और उसको एक लक्ष्य निर्धारित करके काम कर रही है। तो क्या हम बहुत बुरे हो गए? क्या हम बहुत अच्छे काम नहीं कर रहे हैं? इसको सहज स्वीकार नहीं करना चाहिए। उन बच्चों के लिए जो बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब का बेटा है, वो अगर कोई काम करना चाहता है, वो मुद्रा योजना के तहत उसको 20 लाख तक अगर लोन मिल जाएगा तो कोई एक इंडस्ट्रीज का मालिक नहीं बन जाएगा। तो एक किसी को जो मालिक बना सकते हैं उसको गरीब बना के, नौकर बना के क्यों कांग्रेस रखना चाहती है? भारत के नौजवानों में कांग्रेस को कोई भविष्य नहीं दिखता। उसको ये भविष्य सिर्फ कांग्रेस को दिखता है कि गरीब बनाओ, राज करो। और ये नीति कब तक चलेगी? ये नहीं चल सकती। और 5 करोड़ नए भारत में 5 साल इस तक नीति के 80 लिए करोड़ कोई जगह लोगों को नहीं राशन है। देने की बात किसने कही? अब आज मैं एक और बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात नहीं, शायद कांग्रेस के बताओ ना। मित्र को नहीं पता होगी। जब राजीव गांधी जी देश में प्रधानमंत्री जनता थे तो कितनी उन्होंने है? ग्राम विकास को लेके
एक योजनाएं, कई योजनाएं चली, लेकिन वो योजनाएं धरातल पे ही नहीं चली कि गांव की योजना, गांव के लोग खुद ही ये कहें, गांव में कौन सी रोजगार होनी चाहिए। अगर हमारी योजनाएं नहीं चली होती ना तो एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बना होता। भारतीय जनता पार्टी सोचिए, युवाओं को रोजगार, एक जुमलेबाज देश का झूठा व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री नहीं बना होता महोदय। मोदी की गारंटी थी 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा, गंगा मैया साफ हो जाएगी। आज क्या होता है हालात पार्टी है, बताइए। उन्हीं के साथ खड़े जो कल 30 रुपए में पेट्रोल मिल रहा था, कौन से भारत किस्मत की वजह से महंगे दाम घट रहे थे। ये किसकी बदकिस्मती है जिसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं? देश की जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। किसकी वजह से 2 करोड़ रोजगार के आधार पर 10 करोड़ रोजगार नहीं भरे गए? ये कौन बदकिस्मत व्यक्ति था? बताइए संदीप भाई, किसकी बदकिस्मती थी? किसकी बदकिस्मती का फल देश की जनता भुगत रही है? जनता आप पे कोई भरोसा संदीप भाई, ऐसा नहीं चल सकता। मुझे नहीं लगता आज की डेट में कांग्रेस ने जिस तरह से 20,000 करोड़ रुपए नमामि गंगे, क्या कहा गया था? नमामि गंगे प्रोजेक्ट, नमामि गंगे प्रोजेक्ट का 27% मात्र खर्च हुआ है भाई। 27% 20,000 करोड़ का। मैं न आया हूँ न मुझे किसी ने भेजा है, माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा को भी ठग लिए। पत्र में यही है, मोदी जी की बुराई माँ गंगा को ठग लिए, उल्टा सुधा कहिए। देश की जनता मोदी जी की गारंटी पे विश्वास कर रही है। गंगा मैया को ठग लिया गया। 20,000 करोड़ रुपए का जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट था, 6 साल में एक बैठक हो पाई सिर्फ। ये हमारी गलती है। बुद्धि दे। ये याद है कि नहीं, इस देश में हर इलाके में एक बम फूटता था, लोग बसों में चढ़ने से डरते थे। तो बम फोड़ने वाले सरकार में जाके बैठ गए हैं, खत्म हो गए। तो बम फोड़ने वाले सरकार में जो बैठ गए हैं। अधिक वामपंथी आतंकवाद जो है उसमें कमी आई 80%, 312 समाप्त हुई है। बता तो रहा हूँ, हमने जो काम किया राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी में जाके बैठ गए हैं। हमने जो काम किया है, आप चले जाइए आज सौहार्द और सम्मान के साथ भाजपा, ये दोनों की प्रवृत्ति जो है ये सिर्फ और सिर्फ को गाली दे दीजिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर आपको नहीं दिखेगा, काशी में विश्वनाथ क्यों नहीं दिखेगा? आपको नहीं दिखेगा, कॉरिडोर नहीं दिखेगा, अयोध्या में राम मंदिर इसलिए दिखेगा दिखेंगे कि विश्व हिंदू परिषद शिलान्यास करने के लिए, कपाट खुलवाने के लिए राजीव गांधी जी के पास ही आई थी। राजीव गांधी जी ने ही कपाट खोला था, आपको नहीं पता होगा। लेकिन राजीव गांधी जी ने कभी भी राम के नाम का सहारा चुनाव के लिए नहीं इस्तेमाल किया। शंकराचार्य की ये आपकी गलती है, बनी है, उससे दिक्कत है। आप लोगों को आंध्र प्रदेश में रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्थापित हुई, इससे दिक्कत। आपको दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी क्योंकि मंदिरों के नाम पे, धर्म के नाम पे, चंदे के पैसे से राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी को आता है। ठीक है, दोनों आशीष जी दिखेगा, आपको वो नहीं दिखेगा। आप काशी विश्वनाथ की बात करते हैं तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने के लिए सनातनियों ने जो वहाँ पे मंदिर बना रखे थे, आपने ये कॉरिडोर बनाने के लिए कितने मंदिरों को आपने तोड़ा? धर्म पे आ गए, हमला कर रहे हैं बताओ किसी धर्म पे। ठीक है आशीष जी, जुड़ी हुई आ रहे हैं आपके पास। रवि जी समझ लीजिए, ठीक नहीं है। ठीक है संदीप भाई, ठीक है आशीष जी रुकिए, आशीष जी आ रहे हैं। रवि जी का कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं। आशीष जी कितने मंदिरों को तोड़ा? ठीक है आ रहे हैं आपके पास। कितने मंदिरों को तोड़ा? रुकिए रवि जी, क्या समझ में आया फिलहाल आपको? क्योंकि दोनों साथी किस तरीके से अपनी अपनी बात रख रहे थे और आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहा है लगातार कि हमने जो किया वो आपने नहीं किया, जो आपने किया वो हमने नहीं किया है। सबसे बड़ी बात मुझे एक बात अच्छी लगी कि आशीष जी बहुत ही स्पष्ट प्रवक्ता है। उन्होंने एक बात को माना कि कांग्रेस को जो है उन्होंने एक बात को माना कि अगर देश में स्थायी सरकार, मतलब राज्यसभा में और लोकसभा में स्पष्ट बहुमत अगर पार्टी का हो तभी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। गठबंधन की सरकार में बड़े फैसले लेना सक्षम नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यही देश की जनता के सामने एक बड़ी दुविधा है कि कांग्रेस से उनको तकलीफ नहीं है, तकलीफ है कि 5 साल स्थायी सरकार के साथ साथ कुछ बड़े फैसले जो देश के लिए होने चाहिए, क्या वो लेने में सक्षम हो पाएगी आने वाले टाइम में? तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस वजह से बीजेपी का पलड़ा भारी हो जाता है। और दूसरी बात, जहां बेरोजगारी की बात हो रही है, उस बेरोजगारी की बात जब हम करते हैं तो बेरोजगारी की बात में अभी आप देखिए एलोन मस्क इसी महीने के अंत में इंडिया आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से मिलने, और अरबों डॉलर वो भारत में इन्वेस्ट करने वाले हैं टेस्ला कंपनी के।
तो मैं समझता हूं ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री भारत में आने के लिए जिस प्रकार से तैयारी चल रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं देश के सामने बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए जिस प्रकार से संकल्प पत्र में जो लिखा गया है और जो बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान को बनाने की तैयारी है, तो ये अपने आप में एक मैसेज है और ये इसको लेकर कहीं ना कहीं युवाओं में जोश है मुझे दिखता है। और मुझे लगता है कि यही एक प्लस पॉइंट है जो बीजेपी को जो है एक जहां प्लस पॉइंट दिखता है बीजेपी के लिए खासकर। और वही कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती यही है कि उनकी जो गठबंधन है, जो इंडी गठबंधन में, क्योंकि कांग्रेस सब जगह तो लड़ नहीं रही, अब कम सीटों पर लड़ने की वजह से वो अलायंस कितना क्या 5 साल की स्थायी सरकार दे पाएगा, और अगर स्थायी सरकार दे भी पाएगा तो क्या वो बड़े फैसले, जिस प्रकार से आशीष जी ने भी माना कि बड़े फैसले लेने के लिए जो है स्पष्ट बहुमत राज्यसभा और लोकसभा में पार्टी का होना जरूरी है, यही एक बहुत बड़ी चुनौती है। आशीष जी, क्या आपको प्रायोजित लग रहा है? क्या आपको तो सब कुछ प्रायोजित ही लगता है? राम मंदिर का निर्माण भी प्रायोजित लग रहा था, प्रायोजित था ही, पहले भारतीय जनता पार्टी खुल करके फ्रंट फुट पर थी। आप कह रहे हैं कि ठीक है, राजीव गांधी का आपने जिक्र किया, ताला खुलवाया, और अब एलन मस्क आ रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं प्रायोजित है। तो प्रायोजित के तौर, जब प्रायोजित होगा तभी तो आगे हम किसी भी काम को करने से पहले हम उसकी पूरी एक मैप खाका तैयार करते हैं और उसके बाद ही तो उस काम को हम अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बताएगा G20 की बैठक जो हुई उसमें भारत में निवेश कितना हुआ और वास्तव में पेपर में नहीं है, वास्तव में धरातल पे कितना उतरा। अभी तक जितने समिट किए गए उतने समिट में, ये समिट वाइब्रेंट गुजरात, ये फलाना ये ठिकाना, इन सभी चीजों में कितने पैसे ऑन पेपर रहे और कितने पैसे जमीन पे वास्तव में आए। इनसे पूछिए ये क्या करना चाहिए। राहुल जी वाला भाषण देना चाहिए, जाके घूम के बुराई नहीं, नमस्ते ट्रम्प करना चाहिए, नमस्ते ट्रम्प करना चाहिए। जिस समय राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के मंच पे खड़े होकर कहा था कि कोविड काल में कोरोना से बचने के लिए क्या उपाय है, उस समय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, बोला राहुल गांधी को बोलने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो नमस्ते ट्रम्प करने जा रहे हैं। सभी जिस गुजरात की सराहना करते हैं, जिस गुजरात को विकसित गुजरात का नाम देते हैं, वाइब्रेंट गुजरात कहते हैं, नमस्ते ट्रम्प आने पे सभी झुग्गी झोपड़ियों को इवेंट के तहत ढक दिया जाता है, लाखों करोड़ रुपया खर्च करके उनको ढक दिया जाता है। देखन मैं चला बुरा न दिखा कोई, जो दिन देखा आपनो मुस्सा बुरा न कोई, जितना आपने तो महाराज 56 लाख करोड़ का 205 लाख करोड़ के कर्ज में डुबा दिए हो। स्वतः अपने अंदर यही बतिया है, आज कांग्रेस के यही बात है कि 56 लाख करोड़ रुपए का कर्जा 205 लाख करोड़ रुपए लेके आए हो। और इस समय जो मैं कह रहा हूँ एलन मस्क की बात सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ, इस मंथ के आखिरी में आप आने की बात कर रहे हैं। आप देखिएगा यही मीडिया, यही ढिंडोरा, यही प्रचार, उसमें क्या होगा पता है? आज देखिए भाइयों और बहनों, विदेश के लोग भी भारत में निवेश करने आ रहे हैं, ताकि और कांग्रेस पार्टी के पेट में पीड़ा हो रही है। लेकिन हम तो ये कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी, एलन मस्क को रहने दीजिए साइड में। एलन मस्क का स्वागत है, किस तरह यहाँ पे विपक्ष रोना विधवा विलाप कर रही है देश में। लेकिन नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 वर्षों से भारत के प्रधानमंत्री आप ही रहे हो, पूर्ण बहुमत की सरकार आपने ही चलाई है। जितने लोग रिटायर हो रहे थे उन्हीं पदों पे कम से कम देश के अपने युवाओं को भर्ती कर देना चाहिए था। एलन मस्क का जेब तिजोरी बाद में भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एलन मस्क निवेश यहाँ करते रहेंगे, बाकी उद्योगपति निवेश करते रहेंगे, लेकिन जो आपके हस्ताक्षर से लोगों को नौकरियां मिल सकती थी, आपने उनके जीवन पे लालशाही क्यों चलाई? इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी कब दोगे आप? संदीप भाई नहीं बोल पाएंगे, उनकी मजबूरी है। योगेश जी देखिए, यही बात मैंने पूर्व में कहा कि ये जो भी विषय रख रहे हैं, ये सारा काम इस देश में कांग्रेस ने किया। और ये मेरे मित्र थोड़ा सा इतिहास अगर पढ़ेंगे तो मनमोहन सिंह जी की सरकार और आपकी कांग्रेस की सरकार इस देश में नीतिगत फैसले लेने में कि प्राइवेटाइजेशन आया और सरकारी नौकरियों पे चाबुक चली, ये किसी भी अर्थशास्त्री से पूछोगे पता चल जाएगा। अच्छी बात है, कांग्रेस अपना पोल खोल रही है और आप जैसे मुठभेड़ प्रवक्ता भी अपनी पार्टी का पोल खोल रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोग आए, बराबर आप अवसर दीजिए ताकि कांग्रेस पार्टी ऐसे ही लोगों के बीच महिलाओं पे कम से कम कांग्रेस से और जो बची खिंची कांग्रेस यूनिवर्सिटी में महिलाओं। देखिए आप बताइए, देश को अगर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का वादा हो रहा है तो क्या गलत है? प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं तो क्या गलत है?
क्या युवाओं को मणिपुर रोजगार में नहीं महिलाओं मिलना को चाहिए? नग्न युवा करके रोजगार घुमाया जा रहा है सृजन और हो आप तो यहाँ क्या पे गलत आके है? सफाई हमारी दे रहे क्या हो। महिला बहनों को, महिलाओं को आत्मनिर्भर बन के जीने का हक नहीं है? क्या गलत है? तभी कांग्रेस मणिपुर सब में में गलत ही गलत में ढूंढती रहे तो गलत कारगिल के ढूंढते रहिए। सिपाही की पत्नी इससे को क्या मिल नग्न रहा है करके मेरे दोस्त? घुमाया इस जा रहा तरह है। संदीप भाई नकारात्मक क्या बात राजनीति कर रहे से हो? देश को क्या मिलेगा? क्या उनको ऐसी महिला नहीं नकारात्मक मानते हो? राजनीति, नकारात्मक मणिपुर की बेटी किसानों आपकी महिला नहीं लगती, देश की महिला नहीं है। मणिपुर की बेटी देश की महिला नहीं है। चलिए ठीक है आशीष जी ठीक है, रोक रहे हैं संदीप जी, आपको भी रोक रहे हैं। ठीक है आप दोनों लोग आशीष जी संदीप जी, आप दोनों लोग अपनी आवाज इसी तरह पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में पहुंचाइए और जनता किसकी बातों पर विश्वास करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। रोक रहे हैं संदीप जी, आशीष जी, दोनों लोगों को रोक रहे हैं। फिलहाल समय का अभाव, इसलिए चर्चा को विराम देना पड़ रहा है और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से सभी राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने वादे किए जा रहे हैं और आज इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।